Skeletal system. This video is the continuation with the previous video, and this video is for GNM first year and BSc first year. Bone formation, growth and remodeling. In embryos, the skeleton is primarily hyaline cartilage. During development, much of this cartilage is replaced by bone. Cartilage remains in isolated areas like bridge of the nose, parts of the ribs and joints. तो बोन फॉर्म कैसे होते हैं? जब बच्चे माँ के पेट में होते हैं तो जो हायालिन कार्टिलेज होता है या जो आर्टिकुलर कार्टिलेज में जो कार्टिलेज था हायालिन कार्टिलेज बनता है. हायालिन कार्टिलेज के ऊपर फिर बोन्स आती है और थोड़ा बहुत हायालिन कार्टिलेज कहीं कहीं बॉडी में रह जाता है, जैसे कि ब्रिज ऑफ द नोज़. जैसे नाक में थोड़ा सा हायालिन कार्टिलेज है, रिब्स में है, रिब्स को जो जॉइन कर रहा है स्टर्नम से वो भी कार्टिलेज है. जॉइंट्स में भी कार्टिलेज होता है. जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है वो भी हायालिन कार्टिलेज है. तो पहले हायालिन कार्टिलेज ही बनता है जब बच्चे माँ के पेट में डेवलप हो रहे होते हैं. फिर हायालिन कार्टिलेज के ऊपर से बोन आती है और कहीं कहीं कार्टिलेज रह जाता है. ऑसिफिकेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन. ऑसिफिकेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन. इट इन्वॉल्व्स टू मेजर फेस होते हैं ऑसिफिकेशन में. पहले द हायालिन कार्टिलेज मॉडल इज कम्प्लीटली कवर्ड विद द बोन मैट्रिक्स बाय बोन फॉर्मिंग सेल्स कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट. Then the enclosed hyaline cartilage model is digested away, opening up the medullary cavity within the newly formed bone. तो पहले क्या होता है ऑसिफिकेशन में या बोन फॉर्मेशन में? एक हायालिन कार्टिलेज का मॉडल बनता है. एम्ब्रियो में जो बच्चे माँ के पेट में होते हैं उनमें पहले हायालिन कार्टिलेज का मॉडल बनता है और फिर उसके बाद बोन फॉर्मिंग सेल्स जैसे कि ऑस्टियोब्लास्ट या बोन फॉर्मिंग सेल्स जो हैं वहाँ पर आते हैं जहाँ जहाँ कार्टिलेज होता है और वो कार्टिलेज को सराउंड कर लेते हैं. फिर कार्टिलेज को डाइजेस्ट करने लगते हैं, कार्टिलेज को खाने लगते हैं और बोन जो ऑस्टियोब्लास्ट है वो हार्ड बोन बना लेते हैं और बीच में मेड्यूलरी कैनाल बनाते हैं. हाउ डू बोन वाइडन्स? और बोन वाइड कैसे होती है? Osteoblast in the periosteum adds bone to the external face of the diaphysis, as osteoclast in the endosteum remove bone from the inner face of the diaphysis wall. तो वाइडन या चौड़ी करने के लिए बोन को ऑस्टियोब्लास्ट जो है एक लेयर बनाता है बोन का और ऑस्टियोक्लास्ट जो है अंदर से मेड्यूलरी कैनाल से थोड़ा बहुत बोन को खा लेता है. ऑस्टियोब्लास्ट बनाने में हेल्प करता है बोन के लेयर्स को और ऑस्टियोक्लास्ट जो है थोड़ा सा बोन की रीमॉडलिंग में, शेप देने में हेल्प करता है. तो बोन जो एक्स्ट्रा बोन होती है वो उसको खा लेता है ऑस्टियोक्लास्ट. एपोजिशनल ग्रोथ का मतलब होता है जब बोन द प्रोसेस बाय विच द बोन इंक्रीज इन डायमीटर. जब बोन डायमीटर में बढ़ती है तब हम बोलते हैं एपोजिशनल ग्रोथ. टाइप ऑफ बोन सेल्स. अब 3 तरीके के बोन सेल्स होते हैं. ऑस्टियोसाइट्स मैच्योर बोन सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स होते हैं. सबसे पहले क्या होता है कि बोन जब फॉर्म होने वाली होती है सबसे पहले हायालिन कार्टिलेज के ऊपर ऑस्टियोब्लास्ट आते हैं और बोन फॉर्म करने में हेल्प करते हैं. उसके बाद ऑस्टियोब्लास्ट के बाद ऑस्टियोक्लास्ट बोन को शेप देते हैं और जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा बोन होती है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. और ऑस्टियोब्लास्ट जब मैच्योर हो जाते हैं तब हम उन्हें बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स. ब्रेक डाउन बोन मैट्रिक्स फॉर रीमॉडलिंग एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम. तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं? बोन मैट्रिक्स को ब्रेक करते हैं
बोन को ब्रेक करते हैं फॉर रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग मतलब उसको शेप देने के लिए, और कैल्शियम, अगर कैल्शियम की कमी हो रही है ब्लड में तो कैल्शियम को रिलीज़ करने के लिए भी ऑस्टियोक्लास्ट उसको ब्रेक करते हैं। बोन रीमॉडलिंग इज़ अ प्रोसेस बाय बोथ ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। तो बोन रीमॉडलिंग या बोन को वापस से फॉर्म करना, उसमें दोनों का प्रोसेस होता है, ऑस्टियोब्लास्ट का भी और ऑस्टियोक्लास्ट का भी। ऑस्टियोब्लास्ट नए सेल्स को बनाते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट थोड़ा सा उसको शेप दे देते हैं। एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन फॉर्म्स द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी। तो ये वाला जो स्केलेटल सिस्टम है ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी में। लॉन्गिट्यूडनल मतलब एक सीधी लाइन की तरह, जैसे कि स्कल हो गया, वर्टिबल कॉलम हो गया, और हमारा रिब केज हो गया, ये सब आते हैं एक्सियल स्केलेटल में। अब एक्सियल स्केलेटल में टोटल बोन्स 80 होती है। क्रेनियम में 8 बोन्स, फेशियल 14 बोन्स, हायोइड बोन 1, ईयर ऑसिकल 6, 3 इन ईच ईयर। एक ईयर में 3 बोन होती है तो दोनों ईयर में 6 बोन्स होती है। वर्टिबल कॉलम में 26 बोन्स होती है, स्टर्नम 1, और रिब्स में 24 बोन्स। 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं तो 12 इंटू 2 24। टोटल 80 बोन्स होती हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। सबसे पहले स्कल। स्कल में 8 क्रेनियम बोन्स है, 14 फेशियल बोन्स है। बोन्स आर जॉइंट बाय सूचर्स। अब स्कल बोन्स में जो जॉइंट होता है वो होता है बाय सूचर्स, उसको सूचर्स बोलते हैं, जो स्कल बोन का जो जॉइंट होता है। ओनली द मैंडिबल इज अटैच बाय अ फ्रीली मूवेबल जॉइंट। मैंडिबल जॉइंट कौन सा है? हमारा जॉ जॉइंट है, जॉ वाला जो जॉइंट है, जॉ जो हमें बात करने में हेल्प करता है, तो वो ही बस फ्रीली मूवेबल जॉइंट से अटैच है। अदरवाइज हमारा स्कल बोन सब सूचर से अटैच होते हैं, ये इमूवेबल जॉइंट्स है। The box-like cranium is composed of 8 large flat bones। और स्कल बोन में पहले भी मैंने बताया था फ्लैट बोन्स होती है। फ्रंटल बोन forms the forehead, the bony projections under the eyebrows and the superior part of each eye's orbit। जो forehead बना रहा है वो हमारा फ्रंटल बोन है। पैराइटल बोन वो है form most of the superior and lateral walls of the cranium। जो फ्रंटल के ऊपर है वो parietal। They meet in the midline of the skull at the sagittal suture and form the coronal suture where they meet the frontal bone। फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच का जो सूचर है उस सूचर को हम बोलते हैं कोरोनल सूचर, और 2 पैराइटल बोन्स के बीच में जो सूचर है उसको हम बोलते हैं सजाइटल सूचर। टेम्पोरल बोन पैराइटल बोन के नीचे होती है, कान के पास वाली जो बोन है उसको हम टेम्पोरल बोन बोलते हैं। इट लाइज inferior to the parietal bones, they join them at the squamous sutures। तो पैराइटल बोन से टेम्पोरल बोन किस सूचर से जुड़ी है? स्क्वैमस सूचर से जुड़ी है। ऑक्सीपिटल बोन हेड के पिछले हिस्से में होती है, सर के पिछले हिस्से में। और द मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द क्रेनियम, इट फॉर्म्स द फ्लोर एंड द बैक वॉल ऑफ द स्कल। तो फ्लोर बनाती है और बैक वॉल बनाती है स्कल का। स्फिनॉइड बोन, the butterfly shaped sphenoid bone spans the width of the skull and forms the part of the floor of the cranial cavity। ये बोन थोड़ी अंदर की तरफ होती है, ये बटरफ्लाई शेप की होती है और ये क्रेनियल कैविटी का फ्लोर बनाती है। एथमॉइड बोन it lies interior to the sphenoid bone, it forms the roof of the nasal cavity। जो nasal cavity है उसका roof बनाती है एथमॉइड बोन्स, और medial walls of the
ऑर्बिट मतलब जो जहाँ पे हमारी आईज है उसके मीडियल वॉल्स को बनाती है एथमोइड बोन। फेशियल बोन्स, फेशियल 14 बोन्स होती है, 2 जाइगोमैटिक, 2 मैक्सिलरी, 2 नेसल, 2 लैक्रिमल, 1 वोमर, 1 पैलेटाइन, 2 इंफीरियर कॉन्के और 1 मैंटिबल बोन। ये 2 नेसल बोन्स हो गई। फिर उसके बाद है लैक्रिमल, ये 2 लैक्रिमल बोन्स हो गए। ये इंफीरियर कॉन्के है, ये 1 वोमर है। जाइगोमैटिक या फिर चीक बोन्स। मैक्सिलरी 2 बोन्स होती है और जो फ्यूज होकर 1 हो जाती है, पर हम इसको 2 में काउंट करते हैं। मैंडिबल 1। तो ये जो मैंडिबल जॉइंट है ये मूवेबल जॉइंट होता है सिर्फ स्कल का, बाकी सब इमूवेबल जॉइंट होते हैं। हायोइड बोन, द ओनली बोन दैट डज नॉट आर्टिकुलेट विद अदर बोन्स। सिर्फ ये ही एक बोन है बॉडी में जो दूसरे बोन से जॉइंट नहीं हो रही। सर्व्स एज अ मूवेबल बेस ऑफ द टंग, और ये टंग के बेस में एक बोन होती है, उसको हम हायोइड बोन बोलते हैं, और ये मूवमेंट में हेल्प करती है, टंग के मूवमेंट में। ईयर ऑसिकल्स, 3 ईयर ऑसिकल्स ईच ईयर में है। स्टेप्स, मेलियस और इनकस। स्टेप्स सबसे छोटी बोन होती है। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन्स होती हैं टोटल। ईच वर्टिब्रा इज सेपरेटेड बाय द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। दोनों वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होता है जिसको हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, और ये जो डिस्क है वो कार्टिलेज से बना होता है। द स्पाइन हैज़ अ नॉर्मल कर्वेचर, और हमारा जो स्पाइन है या जो वर्टिब्रल कॉलम है इसमें 2 तरीके के कर्वेचर होते हैं। 2 प्राइमरी कर्वेचर होते हैं, 2 सेकेंडरी कर्वेचर होते हैं। प्राइमरी कर्वेचर जो मतलब एम्ब्रियो में ही जो पैदाइशी होते हैं, और सेकेंडरी कर्वेचर वो होते हैं जो थोड़ा बड़े होने के बाद जो कर्वेचर्स आते हैं उन्हें हम सेकेंडरी कर्वेचर्स बोलते हैं। आगे डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ईच वर्टिब्रा इज गिवन अ नेम अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन, और हर वर्टिब्रा लोकेशन के हिसाब से उनका नाम दिया हुआ है। सर्वाइकल बोन जैसे 7 सर्वाइकल बोन्स है, थोरैसिक 12 है, लंबर 5, सैक्रम 1 एंड कॉकेप्स 1। 5 सैक्रम बोन्स बनाकर 5 सैक्रम एक साथ फ्यूज होकर एक सैक्रम बनती है, तो हम उसे एक में ही काउंट करते हैं। देखो ये कर्वेचर है, कर्वेचर मतलब कि ये कर्व जा रहा है, बोन का कर्व, तो 4 कर्व्स हैं, 1 2 3 4, ये 4 कर्व्स। 7 सर्वाइकल वाला कर्व जो है वो आउटवर्ड फॉरवर्ड में होता है, और बाद में थोरैसिक कर्व बैकवर्ड होता है। अगेन लंबर कर्व फॉरवर्ड होता है, सैक्रल कर्व बैकवर्ड होता है। अब प्राइमरी कर्व्स और सेकेंडरी कर्व्स क्या होते हैं? ये प्राइमरी कर्व है जो बच्चे में होती है पैदा होने के बाद। उसके बाद 2 सेकेंडरी कर्व्स आती है। 2 सेकेंडरी कर्व्स कौन सी? पहली सर्वाइकल कर्व और दूसरी लंबर कर्व, ये सेकेंडरी कर्व है। बाकी थोरैसिक कर्व और सैक्रल कर्व ये प्राइमरी कर्व्स हैं। बोनी थोरैक्स, तो हमारे थोरैक्स में 12 बोन्स है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स है, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स दैट इज 24 रिब्स, और एक स्टर्नम होता है। कोस्टल कार्टिलेजेस अटैचेस द रिब्स टू द स्टर्नम, तो जो कोस्टल कार्टिलेज होते हैं वो रिब्स को स्टर्नम से अटैच करते हैं। जो फर्स्ट 7 रिब्स हैं उनको हम ट्रू रिब्स बोलते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच हैं। फिर उसके बाद जो 3 रिब्स हैं उन्हें हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं, और लास्ट के जो 2 रिब्स हैं उन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट 3 पेयर्स हैं वो डायरेक्टली स्टर्नम से अटैच नहीं होते, वो एक दूसरे से अटैच होकर फिर स्टर्नम से अटैच होते हैं। और जो
लास्ट वाली जो 2 रिब्स हैं उनको फ्लोटिंग रिब्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो स्टर्नम से अटैच होते ही नहीं। ये रिब केज है या थोरैसिक केज है, ये 12 रिब्स हो गई। 12 रिब्स में फर्स्ट 7 को हम ट्रू रिब्स बोलते हैं और बाकी की जो 3 है वो देखो वो 7 से अटैच हो रही है, फिर 7 स्टर्नम से अटैच हो रहा है, और 11 और 12 रिब्स फ्लोटिंग रिब्स होती हैं क्योंकि ये स्टर्नम से अटैच ही नहीं हो रही। अब जो स्टर्नम है, स्टर्नम के 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो मेन्यूब्रियम, बॉडी, ज़िफॉइड प्रोसेस। ज़िफॉइड प्रोसेस इज़ द एंड पार्ट ऑफ द स्टर्नम, यहाँ से डायफ्राम अटैच होता है, डायफ्राम ज़िफॉइड प्रोसेस से अटैच होता है। इस पार्ट को हम बोलते हैं सुप्रास्टर्नल नॉच। और मेन्यूब्रियम में जो क्लैविकल बोन होती है, क्लैविकल बोन मेन्यूब्रियम से अटैच होती है, यहाँ पे और यहाँ पे क्लैविकल बोन मेन्यूब्रियम से अटैच होती है। अपेंडिकुलर स्केलेटल, इसमें लिम्स आते हैं, दोनों लिम्स, अपर लिम्स, लोअर लिम्स, पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल। टोटल बोन्स अपेंडिकुलर स्केलेटल में फोर लिम्ब में या अपर लिम्ब में आप देखो यूमेरस, 2 यूमेरस होती है दोनों हाथ में, अल्ना 2 होती है, रेडियस 2 होती है, कार्पल 16 होती है, एक हाथ में 8 होती है और 2 हाथ में 16 होती है। मेटाकार्पल 10, एक हाथ में 5, 2 हाथ में 10। फैलेंजेस 28, एक हाथ में 14 और दोनों हाथ में 28। टोटल 60, टोटल हो गया 60। अपर लिम्ब 60। फिर लोअर लिम्ब में भी फीमर 2, टीबिया 2, फिब्यूला 2, पटेला 2, टार्सल्स 14, मेटाटार्सल्स 10, फैलेंजेस 28। कितना हुआ? 60। गर्डल बोन्स, गर्डल बोन्स में पेल्विक गर्डल में 2 बोन्स आती है और क्लैविकल और स्कैपुला में क्लैविकल 2 हो गई, स्कैपुला 2 हो गई, तो ये टोटल हो गए 6। तो 60 इज़ 120, 120 प्लस 6 इज़ 126 एंड 126 प्लस 80 इज़ 206। तो टोटल बोन्स हो गए 206। सबसे पहले पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल में क्लैविकल बोन्स आती है जिसको हम कॉलर बोन्स भी बोलते हैं और स्कैपुला शोल्डर बोन्स भी बोलते हैं इसको। जो पीछे की तरफ ट्रायंगुलर बोन होती है उसको स्कैपुला बोलते हैं। These bones allow the upper limb to have exceptionally free movement, और ये जो बोन्स होती है वो अपर लिम्ब के मूवमेंट में हेल्प करती है। ये हो गया हमारा पेक्टोरल गर्डल। ये स्कैपुला है जो पीछे की तरफ बैक में जो ट्रायंगुलर बोन है ये स्कैपुला है और ये क्लैविकल है। ये स्कैपुला अटैच हो रही है यूमेरस से और ये यूमेरस के मूवमेंट में हेल्प करती है। बोन्स ऑफ अपर लिम्ब में यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंजेस आते हैं। ये यूमेरस है, अल्ना, रेडियस, कार्पल, व्रिस्ट बोन्स, उसके बाद मेटाकार्पल्स और फिर फैलेंजेस। पेल्विक गर्डल कंप्राइज्ड ऑफ 3 फ्यूज्ड बोन्स, 3 बोन हैं पर ये फ्यूज होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिक बोन। द टोटल वेट ऑफ द अपर बॉडी रेस्ट ऑन द पेल्विस, तो अपर बॉडी का वेट जो है पेल्विस के ऊपर आता है। तो और पेल्विस हमारा जो पेल्विस है वो सेवरल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, पार्ट्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन्स। दिस इज द पेल्विक गर्डल। ये वाली जो बोन है इलियम बोन, इसको हम बोलते हैं इलियाक क्रेस्ट। एसिटाबुलम जो पार्ट है यहाँ पर फीमर अटैच होता है, फीमर का हेड यहाँ अटैच होता है एसिटाबुलम में।
ये इस्चियम है और ये प्यूबिक बोन है। ये कार्टिलेज है जो दोनों बोन्स को जॉइन कर रहा है। ये 2 बोन्स होती हैं, 2 बोन्स हैं ये, और ये 2 बोन्स को कार्टिलेज जॉइन करता है। वैसे तो ये 3 बोन से बनी है। ये जो पेल्विस की बोन है 3 बोन से बनी होती है, इस्चियम, प्यूबिस, इलियम। लेकिन ये 2 बोन्स होती है। अगर हम इनको काउंट करें तो 2 बोन्स में काउंट होती हैं, 2 अलग अलग होती हैं, और बीच में ये कार्टिलेज है जो इन दोनों बोन्स को सामने की तरफ से जॉइन कर रहा है, और पीछे की तरफ से सैक्रम इन दोनों बोन्स को जॉइन करता है। बोन्स ऑफ द लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में फीमर, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजेस आते हैं। दिस इज फीमर, टिबिया, फिब्यूला, टार्सल, मेटाटार्सल, फैलेंजेस, और पटेला भी आता है लोअर लिम्स में। जॉइंट्स। आर्टिकुलेशन ऑफ बोन्स। जॉइंट्स का मतलब होता है, आर्टिकुलेशन का मतलब होता है जॉइन, जो 2 बोन्स को जॉइन करके रखता है, जोड़ के रखता है, दैट इज़ अ जॉइंट। जहाँ पे 2 बोन मिल रही है उसको हम जॉइंट बोलते हैं। फंक्शन क्या होता है जॉइंट का? इट होल्ड्स बोन्स टुगेदर। ये 2 बोन को जोड़ के रखता है और मोबिलिटी में हेल्प करता है। मोबिलिटी मतलब ये हिलने डुलने में हेल्प करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। जॉइंट्स के 3 क्लासिफिकेशन है। एक तो फाइब्रस जॉइंट्स, जो स्कल बोन्स है वो फाइब्रस जॉइंट से जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि वो इमूवेबल जॉइंट्स है, वो ज़रा भी नहीं हिल सकते। वो जॉइंट्स जो ज़रा भी नहीं हिल सकते वो फाइब्रस जॉइंट्स के अंदर आते हैं। यूनाइटेड बाय द फाइब्रस टिश्यू। एग्जाम्पल सूचर्स ऑफ द स्कल। जो स्कल में जो सूचर्स है वो ज़रा भी नहीं हिल सकते और वो फाइब्रस जॉइंट्स के अंदर आते हैं। जो कार्टिलेजस जॉइंट्स है वो या तो नहीं हिल सकते ज़रा भी, या फिर थोड़ा बहुत हिल सकते हैं, जैसे कि बोन्स कनेक्टेड बाय कार्टिलेज, सिम्फाइसिस प्यूबिस, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट्स। जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो भी कार्टिलेजियस जॉइंट है। और सिम्फाइसिस प्यूबिस ये पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो 2 पेल्विस को कनेक्ट करता है। फाइब्रस जॉइंट। Fibrous joint, sutures of the skull are the fibrous joints with very short connecting fibers. तो जो sutures होते हैं स्कल में, जो sutures होते हैं उन्हें हम fibrous joint बोलते हैं। The fibrous tissue ligament is longer than in sutures. और in syndesmosis, अच्छा ये आप रहने दो, बस ये याद रखना कि फाइब्रस जॉइंट कौन सा है। फाइब्रस जॉइंट वो है जो स्कल में जो सूचर्स होते हैं उनको हम फाइब्रस जॉइंट बोलते हैं, क्योंकि वो ज़रा भी नहीं मूव हो सकते हैं। उसके बाद है कार्टिलेजियस जॉइंट। कार्टिलेजियस जॉइंट कहाँ कहाँ है? हमारे रिब केज को जो कनेक्ट कर रहा है स्टर्नम से, वो कार्टिलेजियस जॉइंट है। 2 वर्टिब्रा के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क में भी कार्टिलेजियस जॉइंट है। एपिफाइजियल प्लेट या एपिफाइजियल लाइन वो भी एक कार्टिलेजियस जॉइंट है। साइनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं? ये फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स होते हैं, इनको हम आसानी से हिला सकते हैं। आर्टिकुलेटिंग बोन इज सेपरेटेड बाय अ जॉइंट कैविटी, और इसमें जो 2 बोन्स होती हैं वो थोड़ी बहुत सेपरेट होती हैं और उनके बीच में एक कैविटी होती है। साइनोमियल फ्लूइड होता है इस कैविटी में। जो 2 बोन्स होती हैं वो थोड़ी सी सेपरेटेड होती हैं और इनके बीच में एक कैविटी होती है और उस कैविटी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है। अब स्ट्रक्चर कैसा होता है साइनोवियल जॉइंट का? इसमें एक आर्टिकुलर कार्टिलेज होता है। द पार्ट ऑफ द बोन इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर आर कोटेड बाय द हाइलिन कार्टिलेज। ये 2 बोन्स है, 2 बोन्स में ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज जो हाइलिन कार्टिलेज से बना होता है, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है
और मूवमेंट में हेल्प करता है आर्टिकुलर कार्टिलेज। उसके बाद साइनोवियल जॉइंट में एक कैविटी होती है, दिस इज़ द कैविटी, ये कैविटी है। ये कैविटी इज़ मेड अप ऑफ फाइब्रस कैप्सूल। ये कैविटी जो है ये फाइब्रस कैप्सूल से बनी हुई है और ये फाइब्रस कैप्सूल के अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है जो साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट करता है। Capsule, the joint is surrounded and enclosed by a sleeves of fibrous tissue which holds bones together. तो ये जो कैप्सूल है ये दोनों बोन्स को होल्ड करने में हेल्प कर रहा है। ये जो फाइब्रस कैप्सूल है फाइब्रस टिश्यू से बना है, ये फाइब्रस कैप्सूल दोनों बोन्स को जॉइन करने में हेल्प कर रहा है। इस फाइब्रस कैप्सूल के अंदर साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है और साइनोवियल मेम्ब्रेन साइनोवियल फ्लूइड को सिक्रीट करता है। Synovial membrane epithelial layer lines the capsule, secretes synovial fluid. ये synovial fluid को secrete करता है। synovial fluid क्या है? थिक स्टिकी फ्लूइड ऑफ एग वाइट कंसिस्टेंसी। जैसे अंडे का जो सफ़ेद पार्ट होता है उसकी तरह होता है साइनोवियल फ्लूइड, थिक होता है और स्टिकी होता है। नरिशेस द स्ट्रक्चर्स विद इन द जॉइंट कैविटी, और जॉइंट कैविटी के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स आते हैं उनको ये नरिशमेंट देता है, मतलब उनको न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है जो साइनोवियल फ्लूइड है। और इसके अलावा इसमें फैगोसाइट्स होते हैं। फैगोसाइट्स वो होते हैं जो माइक्रोब्स को खा जाते हैं और जो भी अगर अनवांटेड वेस्ट है उनको भी खा जाते हैं, साइनोवियल फ्लूइड के अंदर होते हैं। एंड इट एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का मतलब हो गया ये दोनों जॉइंट के मतलब ये दोनों बोन्स के बीच में होता है तो दोनों बोन्स को रगड़ने नहीं देता एक दूसरे से। मेंटेन्स जॉइंट स्टेबिलिटी, प्रिवेंट्स द एंड ऑफ द बोन्स फ्रॉम बीइंग सेपरेटेड, और दोनों बोन्स को सेपरेट भी नहीं होने देता और ये दोनों बोन्स को रगड़ने भी नहीं देता। ये सारे फंक्शंस है साइनोवियल फ्लूइड के। इंट्राकैप्सुलर स्ट्रक्चर, अब कैप्सूल के अंदर के स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं। ये जो फाइब्रस कैप्सूल है इसके अंदर कभी कभी फैट भी होता है जो सपोर्ट करता है, जैसे कि नी जॉइंट में फैट पैड्स होते हैं जो नी जॉइंट को सपोर्ट करते हैं। और एक्स्ट्रा कैप्सुलर स्ट्रक्चर, कैप्सूल के बाहर भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे लिगामेंट्स, मसल्स, टेंडन्स, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। कौन कौन से मूवमेंट पॉसिबल है साइनोवियल जॉइंट्स में। एक तो फ्लेक्शन, फ्लेक्शन मतलब मोड़ना, ये जैसे पैरों को मोड़ रही है तो इसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन। एक्सटेंशन, खोलना, जो पैरों को ये खोल रही है। अडक्शन, अडक्शन मतलब होता है कि पास लेकर आना, जैसे ये थाई को पास या पैर को पास लेकर आ रही है दूसरे पैर से। अबडक्शन का मतलब होता है दूर लेके जाना। रोटेशन ऑफ आर्म का मतलब होता है कि आर्म का रोटेशन होना एक एक्सिस में। सर्कमडक्शन, सर्कमडक्शन मतलब पूरी तरीके से गोल घूमना। सुपाइनेशन, सुपाइनेशन का मतलब होता है हाथ को सुपाइन पोजीशन में या ऊपर की तरफ रखना। और प्रोनेशन, हाथ को नीचे की तरफ रखना, ये प्रोनेशन है, ये सुपाइनेशन है। इन्वर्शन, इन्वर्शन अंदर की तरफ मोड़ना, इवर्शन बाहर की तरफ मोड़ना। टाइप्स ऑफ जॉइंट, टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट कौन कौन से टाइप्स है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट और सैडल जॉइंट। पाइवोट जॉइंट कौन सा होता है। पाइवोट जॉइंट एग्जाम्पल है इसका रेडियो अल्नर जॉइंट। जो रेडियो अल्नर जॉइंट है वो पाइवोट जॉइंट है और ये रोटेशनल मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट कौन सा होता है। जो एल्बो जॉइंट है, ये फ्लेक्शन एक्सटेंशन में हेल्प करता है।
जो हमारी एल्बो है, एल्बो का जो जॉइंट है उसको हम बोलते हैं हिंज जॉइंट, और नी जॉइंट को भी हिंज जॉइंट बोलते हैं। एल्बो, नी, एंकल, इंटरफैलेंजियल जॉइंट्स ऑफ द फिंगर एंड टोज। फिंगर और टोज में भी हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन कर सकते हैं। कॉन्डिलॉइड जॉइंट, कॉन्डिलॉइड जॉइंट कहाँ होता है? मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट ऑफ द फिंगर्स। तो मेटाकार्पल और फैलेंजिस, फैलेंजियल जॉइंट है ये। मेटाकार्पल और फैलेंजिस के बीच का जो जॉइंट है दैट इज कॉन्डिलॉइड जॉइंट, या फिर रेडियोकार्पल जॉइंट ऑफ द व्रिस्ट। रेडियस और कार्पल के बीच के जॉइंट को भी हम कॉन्डिलॉइड जॉइंट बोलते हैं। इसमें क्या क्या कर सकते हैं हम? फ्लेक्शन कर सकते हैं, एक्सटेंशन कर सकते हैं, अबडक्शन कर सकते हैं, अडक्शन और सर्कमडक्शन कर सकते हैं। सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट थंब जॉइंट को बोलते हैं, और इस जॉइंट में हम फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन और सर्कमडक्शन कर सकते हैं। प्लेन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारा हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट होता है। इसमें हम सारे मूवमेंट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मूवमेंट जो अलाउ है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में अलाउ है, जैसे कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, सर्कमडक्शन, मीडियल लैटरल रोटेशन मूवमेंट। तो सारे ही मूवमेंट इसमें अलाउ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट एक हॉर्स सैडल की तरह है। हॉर्स सैडल की तरह मतलब कि जो हॉर्स होता है, हॉर्स में जो सीट होती है, हॉर्स की जो सीट होती है उसकी तरह ये सैडल जॉइंट बोलते हैं। सैडल उसी को बोलते हैं जो हॉर्स की सीट होती है, और इस जॉइंट पे ये सीट की तरह है और उसके ऊपर दूसरा क्या बोलते हैं, बोन आके बैठ जाती है, तो इसीलिए इसको सैडल जॉइंट बोलते हैं। और ये थंब जॉइंट है। फिर है कॉन्डिलॉइड जॉइंट। कॉन्डिलॉइड जॉइंट जो व्रिस्ट जॉइंट होता है उसको हम कॉन्डिलॉइड जॉइंट बोलते हैं, और इस जॉइंट में फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन और सर्कमडक्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद है ग्लाइडिंग जॉइंट। इसमें हम इंटरकार्पल जॉइंट्स, इंटरकार्पल जॉइंट्स मतलब ये दो कार्पल के बीच के जो जॉइंट होते हैं उनको बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स। दो कार्पल्स के बीच में इंटरकार्पल जॉइंट्स, और इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता। सबसे कम मूवमेंट है ग्लाइडिंग मूवमेंट, सबसे कम मूवमेंट ग्लाइडिंग जॉइंट्स में होता है। हिंज जॉइंट, जो दरवाजे की हिंजेस होती हैं उसी तरह ये हिंज जॉइंट है। एल्बो और नी जॉइंट ये हिंजेस की तरह होते हैं, दरवाजे की हिंजेस की तरह। इसमें सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है, जैसे दरवाज़ा खोलना और बंद करना हो सकता है बस, वैसे ही फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। इसका एग्जाम्पल है एल्बो और नी जॉइंट। फिर है पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट जैसे कि हम नेक का रोटेशन कर रहे हैं एक एक्सिस पर, तो वो एक पाइवट जॉइंट है। यहाँ पे देखो पाइवट जॉइंट, ये एक जगह पे जाके बैठ गया है, दूसरा एक बोन दूसरे बोन के ऊपर जाकर ऐसे बैठी है, और इसमें सिर्फ रोटेशन हम कर सकते हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एक बोन बॉल की तरह होती है, एक बोन का जो ऊपर का हेड का हिस्सा होता है बॉल की तरह होता है, और दूसरा एक सॉकेट होता है, और बॉल जाके सॉकेट में मिलती है, तो तब हम उसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसमें सबसे ज़्यादा मूवमेंट पॉसिबल होते हैं। जैसे ये जो फीमर होती है, फीमर का जो ऊपर का हिस्सा होता है, हेड होता है, उसमें बॉल की तरह होता है वो, और वो जाके पेल्विस के एसिटाबुलम में अंदर जॉइन हो जाता है, और इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। थैंक यू. This was the end of the skeletal system.